हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का चैप्टर 8 क्षेत्रीय आकांक्षाएं, जिसको आप रीजनल एस्पिरेशंस के नाम से जानते हैं, इस बहुत ही खास चैप्टर का आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को हम एक एक करके देखेंगे और इस पूरे चैप्टर को एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव से कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम करते हैं कि हर चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक हम टॉपिक या परिचय करते हैं, यानी उस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या उस चैप्टर में महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं और आखिर इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स क्या हैं, क्या इसका मतलब है, उसको थोड़ा देखेंगे। तो आज का ये महत्वपूर्ण सेशन मैं शुरू करूं उससे पहले ये ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा आपको हिंदी माध्यम में बिल्कुल निःशुल्क दी जा रही है। आप यूपी बोर्ड से हैं, एमपी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं या सीबीएसई बोर्ड से हैं, एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, बिल्कुल निःशुल्क रूप से आप अपनी यहां शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक। और बेसिकली इस टॉपिक में बस हमको यह देखना है कि आखिर इस चैप्टर में वो क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसे हम पढ़ेंगे, जिसे हम कवर करेंगे और जो आपके एग्जाम के लिए बेहद खास और जरूरी है। अब देखिए, ये चैप्टर जो है, ये क्षेत्रीय जो आकांक्षाओं वाला चैप्टर है, इससे पहले चैप्टर हमने देखा जन आंदोलन का उदय, उसको भी हमने कर लिया है। जन आंदोलन के उदय में हमने देखा कि किस प्रकार लोकतांत्रिक तरीकों से जो रोष है, जो अपनी अपनी विचारधारा है, जो अपनी मांग है, या आप आकांक्षाओं को भी कह लीजिए, वहां लोग उसको उठाते हैं, एक वहां पर प्लेटफॉर्म उनको मिलता है। अब इसी प्लेटफॉर्म के तहत पूरे देश में अलग अलग एरियाज में किस तरह की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं या समस्याएं पैदा हुई, जो कई बार लोकतांत्रिक तरीके से हल नहीं भी हुई, उन आकांक्षाओं की बात हम करेंगे। अब अगर आप क्षेत्रीय आकांक्षाओं के उदय होने के सबसे पहले अगर शुरुआती दौर के कारणों की चर्चा करें, आकांक्षाएं क्या होती हैं? आकांक्षाएं होती है कि कैसे हमारी जो इच्छाएं हैं, कैसे हमारा जो अपनी आइडेंटिटी है वो बनी रहे। अब जैसे चैप्टर का नाम है क्षेत्रीय आकांक्षाएं, तो दो शब्द यहां बहुत महत्वपूर्ण है। एक शब्द है क्षेत्रवाद, जो आपको इस चैप्टर में प्रमुख रूप से पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, क्षेत्रवाद। और एक चैप्टर है, एक पॉइंट है आकांक्षाएं या आकांक्षा। अब आकांक्षा मतलब क्या है? आपकी जरूरत, आपकी अपनी उम्मीद, आपकी अपनी मांग, ये सारी आकांक्षा में आ जाएगी। क्षेत्रवाद जो है वो क्षेत्रीय शब्द से बना है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रीजनलिज्म। रीजनलिज्म मतलब एक पर्टिकुलर रीजन का रिप्रेजेंटेशन करना। अब आपका सवाल दिमाग में आएगा कि सर ये क्षेत्र बनते कैसे हैं? क्षेत्रवाद के क्या आधारभूत कारण हो सकते हैं, क्या आधारभूत उसके जिसको कहते हैं बेसिस या आधार क्या हो सकते हैं? तो अब इसमें कई पॉइंट्स हैं, जैसे इसमें आप चर्चा कर सकते हैं भौगोलिक स्तर से, ठीक है, यानी हो सकता है कि आप क्या करें, जियोग्राफिकल आधार पर, जियोग्राफिक बेसिस, हो सकता है कि जियोग्राफिकल आधार पर आप क्षेत्रवाद को डिवाइड करें, है ना। जैसे मान लीजिए कोई कहे कि भाई पहाड़ी इलाका है, कोई कहे मैदानी इलाके के हम लोग हैं, कोई कहे हम तटवर्ती इलाके के लोग हैं, कोई कहे हम जंगलों से बिलोंग करने वाले लोग हैं। तो ये जो भौगोलिक परिस्थिति है, ये बहुत ज्यादा क्षेत्रवाद को बढ़ावा देती है। कोई कहेंगे हम दक्षिण भारत के हैं, कोई कहेंगे हम उत्तर भारत के हैं, कोई कहेंगे हम पूर्वोत्तर भारत के हैं, कोई कहेंगे हम पश्चिमी भारत के हैं। सो द जियोग्राफिकल बेसिस प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू रीडिफाइन एंड टू क्रिएट द रीजनलिज्म या क्षेत्रवाद। तो क्षेत्रवाद में हमेशा एक विशेष क्षेत्र की आकांक्षाएं, एक विशेष क्षेत्र की जिसको कहते हैं ना कि वहां की जो संस्कृति है, वहां की जो आर्थिक स्थिति है, गतिविधि है, उसको ऊपर दिखाने का प्रयास किया जाता है, उसको सर्वोपरि दिखाने का प्रयास किया जाता है। तो एक इसका कारण भौगोलिक हो सकता है। दूसरा इसका कारण क्या हो सकता है? दूसरा इसका कारण ऐतिहासिक भी हो सकता है। कई बार जो क्षेत्रवाद है वो ऐतिहासिक रीजनों से भी, या जिसको आप कहते हैं हिस्टोरिकल रीजन से भी क्या होता है, क्षेत्रवाद का बढ़ावा मिलता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक ऐसा इलाका है जो कहा जाएगा ये मराठवाड़ा है, या मराठे रहते थे, ये बुंदेलखंड है, बुंदेलों की धरती है, ये वीरभूमि राजस्थान है, ऐसा कहते हैं ना, और ये द्रविड़ों की भूमि है। यानी जो एक ऐतिहासिक चीज घट जाती है, उस इतिहास के हिसाब से भी क्षेत्रवादिता होती है कि भाई ये जो क्षेत्रवाद है, ये कहीं ना कहीं हम उस क्षेत्र के लोग हैं जहां ये घटना घटी थी, हम उस क्षेत्र के लोग हैं। जैसे आजकल अक्सर लोग भारत कहते हैं कि ये गांधी का देश, तो अब ये इतिहास इससे जुड़ गया है ना। तो जब ऐतिहासिक मुद्दे भी कई बार क्या होते हैं, किसी क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे सकते हैं। इसमें आप सांस्कृतिक चीजों को भी जोड़ सकते हैं, किसी एक प्लेस की संस्कृति जो होगी, किसी एक प्लेस की जो विचारधारा होगी, उससे भी आप जोड़कर इसको देख सकते हैं, ठीक है। तीसरा, आर्थिक गतिविधियां।
आर्थिक, यानी जो जिसको आप कह सकते हैं ना इकोनॉमिक जो मुद्दे होते हैं, आर्थिक गतिविधियां भी क्या होती हैं, कई बार इसका कारण बनती हैं। तो आर्थिक जो गतिविधियां हैं, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये जो कारण होती है, ये भी कई बार क्या हो जाता है, ये भी कई बार आपके क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने का कारण होता है। हम आते हैं चले, लेकिन आप बहुत ही बेसिक चीजें हैं, बहुत समझ लीजिए, जरूरी है इस सेशन में समझना। तो भौगोलिक परिस्थितियां, ऐतिहासिक परिस्थितियां, आर्थिक गतिविधियां, और फिर सांस्कृतिक या भाषाई कह सकते हैं, सांस्कृतिक में ही भाषा को आप ऐड कर लेंगे, सांस्कृतिक या भाषा, ये जो होता है इसमें खान पान, वेशभूषा सबको जोड़ सकते हैं, यानी लिंग्विस्टिक, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक, ठीक है। ये जो ऑप्शंस, ये जो आपके सामने ये रखे गए हैं आधार, इन आधारों पर क्षेत्रवाद तेजी से फैलता है, ठीक है। जैसे आर्थिक गतिविधियों में कहेंगे कि कोई एक ऐसा इलाका है जहां कॉटन उगाया जाता है, कोई एक ऐसा इलाका है जहां पान की खेती होती है, कोई एक ऐसा इलाका है जिस इलाके के लोग जो है सब्जियों का आर्थिक गतिविधि बहुत करते हैं, या मान लीजिए कोई ऐसा इलाका है जहां चूड़ी बहुत बनाई जाती है, फिरोजाबाद मान लीजिए, कोई ऐसा इलाका है जहां पर सूती साड़ियां बड़ी अच्छी बनाई जाती हैं। तो आर्थिक गतिविधियां जो, या कहीं पशुपालन बहुत होता है, कहीं पर डेयरी उद्योग बहुत है, तो ये भी क्षेत्रवाद को बढ़ावा देते हैं। और संस्कृत में भाषा, ये देखिए भाषा और ये भौगोलिक परिस्थिति, इन दो परिस्थितियों ने सबसे ज्यादा क्षेत्रवाद को इंडिया में क्रिएट किया है, आप इस बात को समझिए। और फिर यहां से फिर क्या होता है, यहां से आपको ये दिखाई पड़ेगा कि इनकी अपनी अपनी आकांक्षाएं भी होंगी, वो अपनी अपनी चीजों के लिए मांग करेंगे, अपनी अपनी समस्याओं को आगे बढ़ाएंगे और उसे ही प्रमुखता रखेंगे, और यहीं से क्षेत्रवाद और क्षेत्रीय आकांक्षाओं का जन्म होता है, ठीक है। तो ये अगर आप 4-5 पॉइंट अपने दिमाग में रखेंगे तो आपको एग्जामिनेशन में बिल्कुल कोई आंसर लिखने में समस्या नहीं आएगी। तो अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर में प्रमुख रूप से हमें क्या देखना है। तो एक तो क्षेत्रीय आकांक्षाएं तथा उनसे उपजे तनाव। तो क्षेत्रीय आकांक्षाएं क्या है, ये मैंने आपको थोड़ा सा समझा ही दिया कि कैसे क्षेत्र से क्षेत्रवाद और वहां से उनकी आकांक्षाएं निकल कर आती हैं। और उनसे तनाव, तनाव कब होगा, जब उन आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी, खासकर लोकतांत्रिक जो पद्धति है उसमें अगर उसको एड्रेस नहीं किया जा पाएगा। जैसे मान लीजिए नक्सलवाद है, तो नक्सलवाद को अगर आप देखिए तो एक क्षेत्र विशेष में समस्या शुरू हुई, पहले उन्होंने मांग रखी, बाद में सिस्टम ने ठीक से एड्रेस नहीं किया और उन्होंने भी गलत रास्ता अपना लिया। तो अब इससे जो स्ट्रेस बना वो आज तक बना हुआ है, ठीक है। तो आप अगर देखें तो अलगाववाद, नक्सलवाद, है ना, धीरे धीरे उसका बड़ा रूप आतंकवाद, ये सब कुछ क्षेत्रीय आकांक्षाओं को ठीक से न समन्वयित कर पाने के कारण, ठीक से न एड्रेस कर पाने के कारण बनता है। सो वी विल डील अबाउट द रीजनल एस्पिरेशंस एंड द स्ट्रेस क्रिएटेड बाय दीज थिंग्स, ठीक है। तो क्षेत्रीय आकांक्षाएं और उनसे जो तनाव उपज रहे हैं उसकी बात देखेंगे। फिर भारत सरकार के द्वारा उन चुनौतियों पर उठाए गए कदम, क्या स्टेप लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा उन स्ट्रेस या उन चुनौतियों के खिलाफ, कौन सी योजनाएं चलाई गई, कौन से अगर मान लीजिए वो तनाव कभी नहीं एड्रेस कर पाए तो हमने भी देखा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसी मुहिम भी चलाए सरकार ने, या सरकार ने कई बार ऐसा प्रयास किया है, आज भी कर रही है कि जो अलगाववाद या जो तनावग्रस्त लोग हैं उनको, उनसे बातचीत करके उनको मुख्य धारा में लाया जाए। बहुत सारे आप देखिए डाकुओं को, बहुत सारे अलगाववादियों को लोगों ने, भारत ने, पुलिस ने, प्रशासन ने सरेंडर करवाया, फिर उनको सामान्य जीवन जीने के लिए उनको छोड़ा। तो ये भी भारत सरकार के द्वारा किए गए कदम है। फिर क्षेत्रीय दलों का उदय, जिसको बोलते हैं ना राइज ऑफ रीजनल पार्टीज, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब क्षेत्रवाद होगा, क्षेत्रीय आकांक्षाएं होंगी, तो इस आकांक्षाओं को उठाने के लिए कुछ नेता भी होंगे, है ना, लीडर भी होंगे। और ये जो नेता होंगे ये फिर उस क्षेत्रीय दल के आप कह सकते हैं कि एक तरह से क्षेत्रीय दल के नेता या उनकी अगुवा करने वाले लोग होंगे। अब क्षेत्रीय दल का मतलब क्या है, क्षेत्रीय दल का मतलब है एक क्षेत्र विशेष में उनका प्रभुत्व रहना, ठीक है। एक क्षेत्र विशेष के लिए काम करेंगे, एक क्षेत्र विशेष के हिसाब से ही आगे बढ़ेंगे। तो ये क्षेत्रीय दल की कहानी होती है। इसमें भी 2-3 उसके आधार होंगे। एक आधार होगा कि वो क्षेत्र किसी जाति विशेष किसी क्षेत्र में अगर रह रहे हैं तो उनसे उनका संबंध होगा और जाति विशेष आधारित वो राजनीति करेंगे सामाजिक न्याय के नाम पर। एक होगा भाई कि वो किसी क्षेत्रवाद के ही मुहिम को, क्षेत्रवाद के किसी भावना को ऊपर उठाकर और वो राजनीति करने का प्रयास करेंगे। जब हम क्षेत्रीय दलों की चर्चा करेंगे तो हम इसमें 1-2 चीजें बहुत प्रमुखता से देखेंगे। जैसे हम देखेंगे कि इसमें हम एक चीजें जो इंपॉर्टेंट रूप से देखने वाले हैं, हाँ, तो जैसे इसमें हम बात करेंगे, लेट सपोज एक तो हम देखेंगे कि सामाजिक न्याय, ठीक है,
सामाजिक न्याय की एक बात इसमें कर देंगे। अच्छा, दूसरा जो कोई क्षेत्रीय दल जो होगा वो जाति आधारित राजनीति कर सकता है। दूसरा हो सकता है कि वो क्षेत्रीय भावनाएं जो हैं उनसे प्रेरित होकर काम करें। जैसे मान लीजिए कोई साउथ की पार्टी बोले कि हम साउथ के लैंग्वेजेस को आगे बढ़ाएंगे, इसलिए हम लड़ाई लड़ेंगे, हम भाषा के आधार पर कोई स्टेट बनवाएंगे, जैसे तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी बनी, जैसे डीएमके पार्टी है, इस आधार पर भी राजनीतिक दल, क्षेत्रीय दल उपटते हैं। अकाली दल जो 1920 में पंजाब सूबे की मांग को लेकर ही जन्म ली, ऐसे भी राजनीतिक क्षेत्रीय दल होते हैं। और एक सामाजिक न्याय या जाति आधारित राजनीति करने वाले जो, या ओबीसी कास्ट को आधार मानकर राजनीति करने वाले जो लोग हैं, जैसे समाजवादी पार्टी है, जैसे राष्ट्रीय जनता दल है, ऐसा नहीं कि वो जातिगत राजनीति करते हैं, ऐसा उनका कोई मानना है, वो भी A to Z की बात करते हैं, लेकिन उनका एक है कि सामाजिक न्याय होना चाहिए, जिसकी जितनी जाति है उसका वो हक मिले, जातिगत जनगणना की बात, इस तरह के आधार पर भी राजनीतिक दल राजनीति करते हैं। और तीसरा वो होते हैं जो क्षेत्र विशेष में ही अभी सीमित है, लेकिन राष्ट्रीय कार्यक्रम है, राष्ट्रीय कार्यक्रम पर आधारित, लेकिन क्षेत्र में ही सिमटे हुए हैं। ठीक है, इनका राष्ट्रीय कार्यक्रम है, लेकिन अभी जो है इनका क्षेत्र एक सीमित है। इसमें जैसे आप लिख सकते हैं ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी, अरविंद केजरीवाल लीड आम आदमी पार्टी, जिसका पंजाब, दिल्ली और कुछ एक आध गोवा स्टेट में केवल है। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो ममता बनर्जी का मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो ये 2-3 ऐसे पार्टीज आपको दिखाई देंगे जो क्षेत्र राष्ट्र, एनसीपी शरद पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, तो ये ऐसी पार्टियां हैं जिनका राष्ट्रीय एक कार्यक्रम तो है, लेकिन अभी क्षेत्र में ही प्रभुत्व है। तो ये क्षेत्रीय दल किस तरह से उपजे, इनका ये कैसे आकांक्षाओं को आगे बढ़ाते हैं, कैसे उस मांगों को लेकर ऊपर बढ़ते हैं, कौन कौन से प्रमुख क्षेत्रीय दल इस हिसाब से देखेगा, इसकी थोड़ी चर्चा इस चैप्टर में करेंगे। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे क्षेत्रीय दलों से संबंधित और क्षेत्रीय आकांक्षाओं से संबंधित समस्या जो जन्म लिया पंजाब संकट का। पंजाब में आपने देखा कि 1920 के आसपास अकाली दल का जन्म होता है। अकाली दल ने ये विशेष रूप से मांग शुरू की कि पंजाब सूबा पंजाबी भाषी बोलने वाले लोगों का एक बनना चाहिए। फिर धीरे धीरे बाद में वो सत्ता में भी आए, वहां पर धीरे धीरे एक अलग पंजाब कंट्री के का भी मांग उठने लगा, अलगाववाद वहां पर आ गया, खालिस्तानी मूवमेंट पूरा चलने लगा। जब उस मूवमेंट ने बहुत ज्यादा पैर पसार लिया और सरकार को चुनौती देने लगे, सरकारी मशीनरी पर हमला करने लगे, तो फिर भारत सरकार ने उसके कदम जवाब में उठाए, ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसमें भिंडरावाले मारा गया और इंदिरा गांधी का पूरा वो कंडीशन रहा, जिसके कारण बहुत सारे, अब फिर क्या हुआ, इसके विरोध में इंदिरा गांधी की हत्या हुई। जब हत्या हुई तो फिर सिख विरोधी दंगे पूरे देश में फैल गए, बहुत बड़ी हानि हुई, बहुत बड़ा लूटपाट मचा, बहुत हिंसा हुआ। तो किस तरह से एक क्षेत्रीय आकांक्षा, क्षेत्रवाद की मांग जो है एक बड़े हिंसक युद्ध का भी रूप ले सकती है, ये भी हम इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे इस पंजाब वाले उदाहरण से। ठीक है, फिर इसमें हम लोंगावाला और राजीव गांधी के बीच में एग्रीमेंट हुआ और वहां से फिर धीरे धीरे शांति बहाली शुरू हुई, इसकी भी चर्चा करेंगे। फिर जिसको हम कई चैप्टर में भी देख चुके हैं, एक बार फिर देखेंगे कश्मीर की स्थिति, क्योंकि ये भी क्षेत्र विशेष की समस्या रही है। भारत का जो कश्मीर क्षेत्र रहा है, ये लगातार पाकिस्तान की बदमाशियों से डिस्टर्बेंस वहां रही है, और यहाँ पर भी अलगाववाद बहुत देखा गया, अलगाववादी नेताओं का जो दोहरा चरित्र रहा है उस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे, और कैसे फिर भारत ने बीच में अलग अलग स्ट्रेटेजी से कश्मीर मामले को डील करने का प्रयास किया है, इस पर एक संक्षिप्त बातचीत करेंगे। भारत ने कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत का भी दौर चलाया, फिर लास्ट में आकर धारा 370 के तहत जो प्रमुख प्रावधान थे कश्मीर को जो अलग बनाते थे उसको खत्म करके कश्मीर को अब एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में, इसकी चर्चा करेंगे। ये भी देखेंगे कि कैसे क्षेत्रीय आकांक्षाओं में वहां किस तरह का रूप लिया और किस तरह से वहां एक समस्या पैदा हुई। और लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। अभी देखिए प्रधानमंत्री ने पीएम डिवाइन एक योजना चलाई है उत्तर पूर्व के लिए, तो उत्तर पूर्व धीरे धीरे भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण होता रहा और शुरू से रहा है, लेकिन कई बार नेग्लिजेंस के कारण या केंद्र से बहुत दूर होने के कारण जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, खासकर जो 7 सिस्टर्स कही जाती हैं, कौन कौन 7 सिस्टर कही जाती हैं जल्दी बताइए। तो एक तो असम, जिसको 7 बहनें कहा जाता है, ठीक है, इसमें बात करेंगे असम, मेघालय, ठीक है, और किसकी बात होगी इसमें, त्रिपुरा, और किसकी बात हो सकती है इसमें, मणिपुर, और किसकी बात होगी इसमें, मिजोरम, ठीक है, और किसकी बात होगी इसमें, फटाफट इन सबकी इनकी राजधानियां लिखिए जरा कमेंट बॉक्स में, ये जो भी स्टेट मैंने लिखे हैं इनकी राजधानी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए लिख के। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, और कौन सा प्रदेश रह गया, नागालैंड, और लास्ट में अरुणाचल प्रदेश, ठीक है।
ये क्या है, 7 बहनें हैं, 7 सिस्टर स्टेट कहा जाता है। इसमें +1 जुड़ जाता है एक, तो 8 सिस्टर हो जाता है सिक्किम। ठीक है, भारत का भी इंपॉर्टेंट प्रदेश। तो इन ये जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट थे, किस प्रकार इनका विलय कराया गया। विलय तो खैर आजादी के समय हुआ ही, कैसे वहां पर इनकी अपनी क्षेत्रीय आकांक्षाएं जातीय जनजातीय आधार पर बढ़ रही थी। इनकी भाषाई जो डिफरेंसेस थे, जीवन रहन सहन का जो तरीका था, और कई बार असम में ये बात होने लगी कि असमीज के अलावा बहुत सारी जनजातियां यहां पर ज्यादा हावी हो रही हैं। इन प्रदेशों में कैसे जो घुसपैठ या जो शरणार्थियों की समस्या आई, उसकी भी थोड़ी बातचीत करेंगे। शरणार्थियों की समस्या के अलावा इसमें यह भी देखेंगे कि कैसे समय समय पर इसमें भी बहुत सारे संगठन जो हैं वो अलगाववाद को बढ़ाने लगे, उल्फा जैसे संगठन और बहुत सारे, और कैसे भारत ने गृह मंत्रालय में समय समय पर इनसे कभी शस्त्र के आधार पर लड़ाई लड़के, कभी बातचीत के मसले से इन सभी नेताओं को समझाने का प्रयास किया है, भारत में उनको विलय कराने, भारत में उनको मिलाने का प्रयास किया है। और असम को बांट के, पहले सब असम स्टेट में थे, कैसे सबको अलग अलग स्टेट का दर्जा देके सबके एस्पिरेशन को एड्रेस करने का प्रयास किया है। तो एक खूबसूरत एकोमोडेशन भारत के इस पूरे तंत्र में यह है, और निश्चित तौर पर बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है इन स्टेट्स का, भारत के भौगोलिक स्थिति से भी, सुरक्षा की स्थिति से भी, इकोनॉमिक स्थिति से भी, हमारे कल्चर और हमारा जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसके स्तर से भी ये स्टेट्स भारत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो उत्तर पूर्व में क्या चुनौतियां आई और कैसे भारत ने समय समय पर उस पर प्रतिक्रिया किया है, ये भी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो कुल मिला के ये सारे वो पॉइंट्स होंगे जिनको हम ठीक से एड्रेस करेंगे, जिनको हम देखेंगे और जिन पर एक एक करके चर्चा करेंगे। तो आप बने रहिए इस पूरे हमारे सीरीज में। सभी चैप्टर्स पुराने तो हो ही गए हैं, अब एक एक करके हम इन टॉपिक्स को देखते हैं और पढ़ते हैं। और पहला जो हम टॉपिक इसमें देखेंगे कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं और दो तनाव है और क्या है, इसको सब चीजों को डील करेंगे। तो मुझे आपसे ये ओवरव्यू और एक चर्चा करनी थी जो मैंने आपसे अभी डिस्कस की। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कोई इसमें अगर हमारे इंट्रोडक्शन में टॉपिक में कोई कंफ्यूजन डाउट अगर है तो आप अभी बता दीजिए, उसको भी हम एड्रेस करते हुए डील करते हुए चलेंगे। कमेंट बॉक्स में लिखते हुए चलिएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप इसके किसी भी वेबसाइट, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आकर, मतलब उसके हमारे वेबसाइट जो है magnetbrains.com या हमारा जो ऐप है या यूट्यूब मंच है, कहीं से आप 100% फ्री एजुकेशन बिल्कुल ले सकते हैं। ये सारी की सारी जो कोर्सेज है, सीबीएसई, एनटीएससी, यूपी बिहार बोर्ड, इंग्लिश हिंदी मीडियम कंपटीशन, किसी के लिए भी आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। बुक्स और ई बुक्स भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि आप सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं फेसबुक मैग्नेट ब्रेन्स के, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनसे जरूर जुड़ जाइए ताकि सारे नए अपडेट्स आपको मिलते रहे और आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़े। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, बस इतना ही करना है आपको। खूब शेयर करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।